गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सबसे पहले आज आपसे हम वही खबर शेयर करेंगे जिसका 2 या 3 दिन से तस्करा है और ख़दशा है। आप जानते हैं कि बिपरजॉय जो कि समंदरी तूफ़ान है और कल सारा दिन इस तूफ़ान के हवाले से बातें होती रही हैं और ये ख़तरा था, उसके हवाले से दफ़ा 144 भी कराची में नाफिज की गई और सख्त अहकामात जारी किए गए कि जितने भी बिलबोर्ड्स हैं उनको हटा दिया जाए क्योंकि इस तूफ़ान ने कराची की साहिली पट्टी से टकराना था। तो उसके बाद फिर अब जो इतलात सामने आ रही हैं, वक्ती तौर पे ख़तरा तो टला है बट मुकम्मल ख़तरा नहीं टला है। अभी भी तूफ़ान के टकराने का जो है ना खदशा मौजूद है। बदीन, ठट्ठा और सजावल का कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इससे मुतासर होगा। और कल जब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वो जब मीडिया टॉक कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि एक तरह से क्लाउड बर्स्ट जैसे होता है और शदीद बारिश होती है और चंद ही आधे घंटे के अंदर तकरीबन 60 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। तो महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये कहा गया है कि तेज़ जो है वो आंधी चलेगी, तेज़ हवाएं चलेंगी क्योंकि ज़ाहिर है जब इस तरह से समुद्री लहरें और 8-10 फीट ऊंची लहरें होंगी जिसकी वजह से तेज़ आंधी, तूफ़ान और बारिश का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। और ये सिर्फ जो कहा जा रहा है कि आज कराची की साहिली पट्टी से टकराएगा, सिर्फ आज नहीं बल्कि इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वे कल या परसों तक भी रहेंगे। लेकिन अभी जैसे आपने पहले बताया कि दफ़ा 144 नाफिज है, माही गिरों को बिल्कुल भी साहिल के करीब नहीं जाने दिया जा रहा है और जितने भी लोग हैं, स्पेशली वो जो आबादी है जो बदीन वाली साइड है वहाँ पर जितनी आबादी है उनके लोगों को इनखला की कोशिशें की जा रही हैं। प्राइवेट स्कूल्स में या पब्लिक स्कूल्स में वहाँ पर लोगों को ठहराया जा रहा है, आरजी कैंप्स बनाए गए हैं, लेकिन उन सबको सेटल डाउन करना, निकालना ये भी एक बहुत बड़ा बल्कि जो आर्मी है उसको भी बैकअप पे तैयार किया गया है। तो इसकी इंटेंसिटी का, इसके खदशे का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है। अच्छा, ये कल परसों से हम भी जिक्र कर रहे थे बिपरजॉय, ये तूफ़ान अक्सर बड़े अजीब व गरीब से नाम रखे जाते हैं। बिपरजॉय बहुत से लोगों ने इसका मतलब भी जानना चाहा तो हमें ये मालूम हुआ ये बांग्लादेश का गालिबन लफ्ज़ है जिसका मतलब है आफत। और इस पर बांग्लादेश के अंदर पहले ऑलरेडी एक मूवी बन भी चुकी है बिपरजॉय पर मूवी बनी। यस, बिपरजॉय के नाम से एक मूवी भी बनी है तकरीबन 3-4 साल पहले और बांग्लादेश से इसका नाम है क्योंकि चूँकि ये एशिया के अंदर है तो जो एशिया के अंदर जो सेंट्रल कमेटी है जो कि इस तरह से तूफ़ानों का अंदेशा जो है वो जाहिर करती है, जिसमें नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, मतलब ये सब लोग मिलकर बैठते हैं और फिर उसके बाद एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन इस कमेटी का नाम है, PTC इसको ये कहा कमेटी जाता है। जो है फिर उसके बाद इसका नाम रखती है, ऐसे तूफ़ानों का नाम रखती है। लेकिन अभी जो है ख़तरा टला है, बस खदशात अभी भी मौजूद हैं। हाँ, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ DG MET महर साहिबजादा खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। बताइएगा, अभी तो इतलात हमारे सामने आ रही हैं कि जो ख़तरा था वो टल गया है और हो सकता है कि ज़्यादा जो है राब्ता उनके साथ मुनक़ता हो गया है, लेकिन कल से ये जो है ना बिल्कुल टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है और इस चीज़ का लेकिन एक चीज़ हमने देखी है, इससे पहले शायद इतनी इंटेंसिटी का तूफ़ान नहीं आया था जिसका खदशा मौजूद हो। जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने PDMA NDMA इन तमाम इदारों ने अपने इंतजामात किए हैं वो लायके तहसीन है। मसलन इससे पहले भी दफ़ा 144 हम देखते हैं कि अक्सर लगी होती है CVU पर, लेकिन उसके बावजूद लोग इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं और उसके बाद हमने ये भी देखा कि इस खिलाफ वर्जी के नतीजे में, इस लापरवाही और गफलत के नतीजे में बेशतर लोगों को अपनी जानों से भी हाथ धोना पड़ा। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग कितने डूबे समंदर की लहरों में, उन्हें लापरवाही की और आगे जाते हैं लोग, पिकनिक मनाने के लिए लोग जाते हैं और फिर इस तरह के हादसात का शिकार हो जाते हैं। बल्कि हम तो इस प्रोग्राम से के ज़रिए दुआ करते हैं कि ये तो हम पाकिस्तान के अंदर और कराची के अंदर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज़ कर रहे हैं वो तो है, बट जो भारत का शहर गुजरात है उससे भी इससे टकराना है। तो अल्लाह ना करे कि कल के आज या कल जब ये टकराए तो भारत के भी शहर गुजरात को बिल्कुल। महर साहबजादा खान DG साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका। महर साहब, ये बताइएगा, कल से हम बहुत खदशात के बारे में सुन भी रहे हैं, अब ताज़ा तरीन इस तूफ़ान की क्या नौयत है? अभी भी खदशात मौजूद हैं या आप समझते हैं ख़तरा टल गया है, अब वो शिद्दत नहीं होगी इस तूफ़ान की? नहीं, अभी तक भी जो है ना वो ठीक चल रहा है। जितनी शिद्दत है उसमें इतनी कमी नहीं आई जी कि हम कह सकते हैं। वो प्रेशर होता है, थोड़ा बहुत कम हो जाता है, लेकिन ये फिर गेन कर जाता होता है। अब असल मसला यही है कि जी हम चाहते हैं कि जी अलर्ट जो है ना हमारा उसी स्टेज पे रहे। अगर हम किसी जगह पे
कह देंगे ना कि ये खतरा टल गया तो वो पूरा जो हमारा सिस्टम होता है वो थोड़ा सा ढीला हो जाएगा ना, तो हम किसी ऐसी मुसीबत में ना फंस जाए कि जी एकदम फिर वो आ जाए और कहेंगे जी ये तो फलां ने कह दिया। अगर कम भी हुआ ना तो खतरा मौजूद है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये देखें बड़ा वसी इसका एरिया है और जिस तरह ये चल रहा है इसकी स्पीड या जो कुछ। दूसरी बात मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जी इदारे जो हैं उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। ये जिस दिन जनरेट हुआ है ना समुद्र के ऊपर लो प्रेशर एरिया 5 जून को, हमने उसी दिन वो अपने वो जो एडवाइजरी इशू कर दी थी कि एक समुद्र के ऊपर लो प्रेशर एरिया बन गया है और ये आगे आने वाले दिनों में डिप्रेशन और इससे फर्दर उसकी तीसरी स्टेज साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है। तो हम इदारों को अपने साथ लेके चलते रहे आहिस्ता आहिस्ता कि जी जो सूरत हाल आती रही है और जब ये 1000 किलोमीटर से कम आया तो फिर हम ज्यादा अलर्ट कर दिया है। एजेंसीज को हम पूरा वो अपने लूप में रखा है और उनको बताते रहे। दिस इज वेरी नाइस सर, दिस इज वेरी नाइस। बट सर हम चाहेंगे कि आप हमारी ऑडियंस, क्योंकि अभी तक तो जो आपने तो बता दिया कि इसके ख़तरा भी टला नहीं है, अभी इम्कानात मौजूद हैं कि ये कराची की साली पट्टी से टकराएगा। सर ज़्यादा डैमेज अल्लाह ना करे बट ज़्यादा नुकसान किन एरियाज़, कराची के बदीन, ठट्ठा, ये सारी एक लाइन आती है, सजावल है, तो किन एरियाज़ को ज़्यादा हिट कर सकता है? ये देखें ये जो इसका ट्रैक हमें मिल रहा है ना, अब ये 2 सूरतों में मिल रहा है। मुख्तलिफ मॉडल जो है ना वो हमें बता रहे हैं कि या तो ये कराची के सीधा आ जाएगा, बिल्कुल कराची को हिट कर जाएगा, और या फिर ये है कि ये थोड़ा सा किटी बंदर या इस तरफ चला जाएगा। ये अगले 24 घंटों में ये बात भी इसकी क्लियर हो जाएगी। कल तक ये कराची आएगा या जो कुछ भी है वो उसको। लेकिन हमने एजेंसीज को, जो आपने देखा होगा कि इंतजामात बड़े अच्छे कर दिए हैं कि अब वो नहीं है कि जी ठीक है नुकसान तो होते हैं, आपके बिल बोर्ड गिरेंगे, आप लोगों को हमने कहा है कि जी इनको भी करें। लोगों ने घरों पे ये सोलर पैनल लगाए हुए हैं, उनको भी रिमूव करें ताकि वो भी बचत हो जाए। फिर जो लूज इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है, जहाँ पे कच्ची दीवारें हैं या वो छोटे दीवार ऐसी बनी हुई है कि सिर्फ एक ईंट जो है वो वर्टिकल लगी हुई, तो हमने कहा है कि जी वो उनके नीचे कोई ना रहे। यानी लोगों को आपने जैसे किया है ना कि जी स्कूलों में शिफ्ट कर रहे हैं कराची साले समुद्र से, इसी तरह दूसरी जगहों से भी। अब जो अभी तक हमें सूरत हाल मिल रही है कि अगर ये खतरा टलता भी है तो बारिश जो है वो बहुत ज्यादा दे जाएगा, और बारिश इटसेल्फ जो है इटसेल्फ वो भी एक अज़ियत है इस वक्त, वो जो है काफी ज्यादा तूफान है। तो चीजें हमारी सारी अपनी एजेंसीज के साथ मिलके उनको बता रहे हैं। अच्छा मेहर साहब, आप तो सारे इंतजामात कर रहे हैं, चीज़ों को देख भी रहे हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से इस दफ़ा हमें चीज़ें देखने को मिली हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने तमाम इदारों ने पेशगी इक़दाम किए हैं तूफ़ान से पहले, और कहा जा रहा है कि बड़ा ख़दशा है इस तूफ़ान के हवाले से, माजी में इसी नौइयत का कभी खदशा, इसी नौइयत का कभी तूफ़ान आया है, या कराची में आप समझ रहे हैं जो इस दफ़ा इंटेंसिटी है इस तूफ़ान की वो से पहले नहीं थी? ये 1999 में एक आया था, वो बिल्कुल कराची से टकराया था और उस वक्त मेरा ख्याल 139 डेथ्स हुई थी। तो लेकिन इस वक्त चूंकि अब अवेयरनेस लोगों में ज्यादा आ गई है, मीडिया का रोल काफी ज्यादा बढ़ गया है, आप हर जगह पे पहुंच जाते हैं, आपकी आवाज और हमारी वो जो होती है, हम जो कहते हैं वो लोगों तक पहुंच जाती है। तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम आप कह सकते हैं कि इस वक्त ज्यादा इम्प्रूव हो गया। पिछले साल भी आप देखें कि जी हमने बड़ी कोशिश की थी कि जी लोगों को किया जाए, लेकिन वो भी तूफानी सिलसिले थे जो आ गए, और उसमें भी उतना नुकसान अगर ये वार्निंग या पहले ना बताया होता तो वो ज्यादा नुकसान होता। लेकिन ये 1999 में मई में ये आया था सिलसिला है, किसी तरह का ट्रॉपिकल साइक्लोन था, कराची से टकराया था। लेकिन ये है कि उस वक्त चूंकि मेरा ख्याल है, जैसे मैंने बताया ना कि मीडिया अवेयरनेस इतनी नहीं थी, अखबार होती थी, दूसरे दिन हम पढ़ते थे। अब तो एक मिनट की खबर है, मैं इधर बोल रहा हूँ, पता नहीं कितने लाखों लोग सुन रहे होंगे। तो ये चीज जो है ना, अब ये है, अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखेगा। But sir, for how many days do you, what do you think कि कितनी देर में ये सेटल डाउन हो जाएगा? मतलब ये जो अगर जो है वो ठंडा होने, कूल डाउन होने की तरफ ये तूफान जाएगा? ये 17 तारीख है हमारे पास जो आ रही है ना, जो हम इसको देख रहे हैं, ये 17 को बिल्कुल खत्म होना शुरू हो जाएगा। फिर 17 को ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, हमने मेहर साहब ये देखा, इससे पहले जो हमारे इदारे हैं, NDMA है, PDMA है,
गुज़िश्ता साल बड़ी सैलाब की शिद्दत थी, उससे पहले पेशगी इतलात भी थी, लेकिन हमने देखा कि एक टाइम पर आके रिसोर्सेज की कमी हमें देखने को मिली। उसके बाद सैलाब ने जिस तरीके से बड़े पैमाने पर हिट किया और जितना नुकसान हुआ, अभी तक वो चीज़ें नहीं हुई। तो अब आप समझते हैं कि रिसोर्सेज के हवाले से आपके जो इदारे हैं या जो आपके पास जितने भी वसाइल हैं वो काफ़ी हैं इस तरह की वर्स्ट सिनेरियो में भी चीज़ों को फेस करने के लिए? देखें, रिसोर्सेज, अब मैं अपने से बात करता हूँ ना, मेरे पास हर किस्म के रिसोर्सेज गवर्नमेंट ने मुझे दिए हुए हैं। जो भी मुख्तलिफ मॉडल तक रसाई हासिल करना, फिर वो आगे लोगों तक भेजना, यानी मैं अपने महकमे में समझता हूँ कि जी ठीक है, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन बहुत ज्यादा हमारे पास है। हमने यानी आपको बताया ना कि जी देखें, यहाँ से 1600 किलोमीटर तक का डाटा हमारे पास आ रहा था, जिसको हमने पिक किया और कहा कि जी यहाँ पे लो प्रेशर एरिया समुद्र के अंदर डेवलप हो रहा है। इसके अलावा हमने जब इतलात लोगों तक दी हैं तो लोग, हमारी एजेंसीज जो हैं PDMA, NDMA, उनसे हमने मुसलसल रब्ता रखा है 12-12 घंटे के बाद कि जी ये अब इसकी सिचुएशन ये हो गई है, फासला इसका इतना हो गया, तो वो अलर्ट होते रहे। और फिर मुतलका एजेंसीज जो फर्ज करें जी कि हमने कहा कि जी ये बिजली के पोल गिरेंगे या बिल बोर्ड गिरेंगे, तो ये म्यूनसिपैलिटी वालों ने भी अपना इंतजार करना शुरू कर दिया, बिजली वालों ने भी करना शुरू कर दिया। इस तरह जो भी इदारे उसमें आते थे। अब फूड है, फूड का क्राइसिस, फर्ज करो जी कुछ होता है जैसे कि जी लोगों को आपने किसी जगह पे रखना है तो उनका भी इंतजाम गवर्नमेंट ने किया होगा। तो ये सब मिलके जो है ना, यानी अर्ली वार्निंग हमारा सिस्टम जो है ना, सबसे ज्यादा ये अच्छा होना चाहिए कि जी हम कहते हैं कि जी कोई इतला है, मैं अगर देखे ना 7 दिन पहले बता दिया है तो कितना ठीक है। बिल्कुल, यकीनन आप लोगों ने पेशगी इक़दाम जो किए हैं वो लायके तहसीन है, इस बात को सब भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त जो सिचुएशन है, महर साहब ने भी यही बात की है कि उनका अपना इदारा और जो गवर्नमेंट से जिस तरीके से इनको जो भी ताउन दरकार था वो गवर्नमेंट इनके साथ करती रही है। और यकीनन जितनी भी बड़ी ऐसी आफात जो होती हैं, आप बतौर इंडिविजुअल या बतौर एक इदारे के कभी भी इन चीज़ों को फेस नहीं कर सकते। सबको मिलकर फेस करना पड़ता है और अपनी एफर्ट जो है ना वो अपनी मदद आपके तहत भी, उसके बाद ही आप इन तमाम तर क्राइसिस से निकल पाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ इदरीस महसूद साहब हैं, तर्जुमान NDMA हैं। बहुत शुक्रिया इदरीस साहब आपके वक्त का। इदरीस साहब, सर इदरीस महसूद साहब से हम रब्ता करते हैं, लेकिन हम यही बात कह रहे हैं कि कभी भी ये जो आप बात कर रहे हो ना, इसके लिए बड़ा ज़रूरी ये है कि जो आवाम है ना उसमें अवेयरनेस हो, लोग अपने घरों को नहीं छोड़ते। मैं कल देख रही थी टीवी पर ही कि ये चैलेंज बिल्कुल आपने सही कहा है कि लोग अभी भी जो है वो साहिल के पास जा रहे हैं, स्पेशली जो फिशर्स हैं, जो फिशरमैन हैं, वो अभी भी साहिल के करीब जा रहे हैं। उसके बाद हमने देखा है कि जब ये लास्ट टाइम सैलाब भी आया तो लोगों को बार बार कहा गया कि बस्तियाँ खाली कर दें, उसके बावजूद लोग रिलक्टेंट रहे कि वो जगह खाली नहीं करेंगे, उसके बाद नुकसान भी हुआ। इदरीस महसूद साहब तर्जुमान NDMA हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इदरीस साहब आपके वक्त का। इदरीस साहब, ताज़ा तरीन सूरत हाल सर बताइएगा, NDMA की अपनी तैयारियां कैसी हैं? क्या आप लोगों ने अब तक इकदाम किए हैं इस तूफान के खदशे के पेश नज़र? जी अस्सलाम वालेकुम। जो ये समुद्री तूफान है बिपरजॉय, ये इस वक्त तकरीबन कराची के साउथ ईस्ट में है, जनूब मशरक में, और ये तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पे साहिली पट्टी से, और ये बढ़ रहा है साहिली पट्टी की तरफ। और हम इसको मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं हमारे नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से। इसमें न सिर्फ हम पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की फीड्स को चेक कर रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनल जो मॉनिटरिंग के इदारे जिसमें नासा और यूरोपियन सेंटर्स हैं, उनको भी हम मुसलसल देख रहे हैं। इसकी जो लैंडफॉल है केटी बंदर और गुजरात के दरमियान एक्सपेक्टेड है, लेकिन हम इसको गए बगए चेक कर रहे हैं। इसमें जो भी चेंजेस होगी तो हम आपको इसमें हम इतला देंगे आपको और आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। बट सर, यू आर अ स्पोक्सपर्सन ऑफ NDMA कितना अलर्ट है कि खुदा न ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, कोई बहुत ज़्यादा अगर कोई तबाही मचती है? वैसे तो दुआ है कि कूल डाउन हो जाए पहुँचने कराची के साहिल तक टकराने से पहले तक। सो आपके पास क्या पूरे रिसोर्सेज पूरे हैं, आप कर सकते हैं? जी इंशाल्लाह हमने पूरी तैयारी जितनी मुमकिन है वो हम कर चुके हैं, और अभी भी तैयारी जारी है। हमारे चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक इस वक्त भी कराची में मौजूद है। वो जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुसलसल राब्ते में, उनको हदायत भी जारी कर रहे हैं।
गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी काफी एक्टिवली अपने ऑपरेशंस कर रही है, और जो साहिली पट्टी पे जो आबादियां उनको महफूज करने के लिए, उनको इतला देने के लिए हम हर वक्त अपने इक़दाम ले रहे हैं। और जो भी जिले इंतजामिया, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको वो सब इस वक्त एक्टिव होंगे। आपको मालूम होगा कि सेक्टर 144 गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने लगाया हुआ है, और वहाँ पे जो आर्मी, नेवी, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक्टिव और वो गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं। अच्छा इदरीस साहब, यकीनन आप लोग ये इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन हमने माजी में देखा जब सैलाब आया तो उस दौरान यकीनन तमाम इदारों ने अपना किरदार अदा किया, अपना रोल प्ले किया, अपनी जिम्मेदारियां अदा की, लेकिन हमने देखा कि इदारों के दरमियान कुछ कोऑर्डिनेशन का फुकदान था, रवाबित का फुकदान था। जैसे सिंध गवर्नमेंट को कुछ गिले शिकवे NDMA PDMA से थे, उसका वो इजहार भी करते रहे। तो सर आप समझते हैं कि कितनी ज़रूरी है तमाम इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन होना तभी, क्योंकि इंडिविजुअल बेसिस पे तो कोई भी अकेला इदारा ऐसे तूफ़ानों से या सैलाबों से उनसे नहीं निमट सकता। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसी चीज़ को ज़ाहिर आपने महसूस किया होगा कि जो भी डिजास्टर पास्ट में है उससे हर एक से जो नेक्स्ट डिजास्टर आता है उसमें हमारा रिस्पॉन्स काफ़ी बेहतर होता है। अगर आप 2010 और 2022 के सैलाब का मुआवजा करें तो काफ़ी बेहतर इक़दाम थे, उस वक्त काफ़ी बेहतर कोऑर्डिनेशन थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा अभी हमने, आपको मालूम होगा, हमारे जो NDMA आपको मुसलसल आगाह कर रहे हैं, हमने नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को काफ़ी अपग्रेड और रिवैम्प किया हुआ है, और इसी बात को इसी का ख्याल रखेगा कि कोऑर्डिनेशन मजबूत हो और सारे जो कौमी इदारे, ये नेशनल बल्कि होल ऑफ नेशन रिस्पॉन्स होता है, और ये एक इदारे का काम नहीं हो सकता। और आपको पता है कि हमारा मुल्क माशाल्लाह काफी बड़ा है, हमारी आबादी भी बहुत ज्यादा है। पिछले सैलाब में भी 33 मिलियन लोगों को संभालना, उनको रिलीफ पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। किसी भी एक गवर्नमेंट का या एक स्टेक होल्डर का वो के बस की बात नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी बेहतर हो सका हमने किया, और आप लोगों ने किया है, नो डाउट अबाउट इट। बट सर पब्लिक का कोऑपरेशन और पब्लिक का रिस्पांस आपके साथ कैसा है? बिकॉज हम तो अभी टीवी पर मुख्तलिफ रिपोर्टर जो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक द पीपल आर नॉट रेडी टू गिव अप, वो अभी नहीं छोड़ कर जा रहे, और जहाँ जिन स्कूल्स में उनको रखा जा रहा है फैसिलिटीज उनको प्रॉपर फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। ये आपने बिल्कुल एक बुनियादी नुक्ता उठाया, और बगैर आवाम के सपोर्ट के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, किसी भी ऑपरेशन, किसी भी रिलीफ की कामयाबी नहीं हो सकती। हमारी, आपका इसमें बड़ा की रोल है, ज़राए इब्लाग का। आप काइंडली हमारी मदद करें। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो अवाम है उनको मुसलसल वार्न किया जाए, उनको इस बात पे आमादा किया जाए कि वो जो भी एहतियाती तदाबीर जो नेशनल एजेंसीज, प्रोविंशियल एजेंसीज उनको कह रही है उन पे अमल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया इदरीस साहब, तर्जुमान NDMA हमारे साथ मौजूद थे। और बुनियादी किरदार यहाँ पर इदारों के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन, एक राब्तों का तसलसल होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ अवामी जो राब्ता है, जो अवाम की अवेयरनेस है, अवाम की जो अपनी ज़िम्मेदारी है, वो होना भी बहुत ज़रूरी होता है कि अवाम जो हैं अपने हिस्से का काम करें। जिस तरीके से इदारे अगर आपको कह रहे हैं कि इस जगह पे खदशा है, इस जगह को खाली करें, तो उस पर बाज़ दफ़ा जो ज़िद होती है, लोग अपनी जगह छोड़ने पर राज़ी नहीं होते, उसके बाद किसी बड़े हादसे के जन्म लेने के भी इम्कानात होते हैं। तो आवाम को भी भरपूर अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। बेपर जॉय के हवाले से मजीद भी आपको अपडेट करेंगे, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बेपर जॉय के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और सबसे जो है वो सब मिलकर दुआएं कर रहे हैं कि किसी तरीके से ख़तरा टल भी जाए। बट स्टिल इंडिकेशन यही है कि आज ये जो है कराची के साहिल से टकराएगा, और जो कराची की साहिली पट्टी है वहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज है, साहिल के करीब किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा। और ब्रेक से पहले NDMA के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद थे, मेट्रोलॉजिस्ट, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। उनका भी यही कहना था कि इंतज़ामात अपनी तरफ से तो पूरे कर लिए हैं, बट अब एक नेचुरल डिज़ास्टर जो होता है ना, कुदरती आफत का मुकाबला मिलकर करना होता है। इंसान जितनी भी बंद बांध ले, जितनी भी कोशिशें कर ले, आप उसका मुकाबला जो है वो फिर भी कुछ ना कुछ कसर बाकी रह जाती है, कमी बाकी रह जाती है। तो सबको अपनी जिम्मेदारियों का इदराक होना चाहिए। इस वक्त कराची की साहिली पट्टी पर वहाँ की सूरत हाल क्या है, मनाजिर क्या हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अतीकुर रहमान खत्री हमारे नुमाइंदे, और उसके साथ नजीब नाइच, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
सबसे पहले तो नजीब सीव्यू को ही रुक करते हैं। हाँ, सबसे पहले नजीब ये बताइएगा कि सीव्यू के मनाजिर क्या हैं? दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है, तमाम तर अहकामात इदारों की जानिब से जारी भी कर दिए गए हैं। आवाम किस हद तक अमल दरामद इन पर करती हुई नज़र आ रही है? क्या सूरत हाल आप वहाँ की देख रहे हैं? जी बिल्कुल, एक चीज़ तो आप खुद ही नोट कर सकते हैं कि कल जब हम और आप मुखातिब थे तो यहाँ हवा की शिद्दत जो है अब इतनी नहीं थी। अब जब हम बात कर रहे हैं तो ज़्यादा है। आपको शायद मेरे बाइक से वो सुनने में भी आ रहा हो। उसके अलावा यहाँ इंतज़ामात की बात की जाए तो इंतज़ामात इंतहाई सख्त किए गए हैं और अब बिल्कुल ही जो है लोगों को यहाँ से आने से मना किया जा रहा है। कल लोगों को जो ज़रूरी ट्रांसपोर्ट थी वो यहाँ से गुजर रही थी, जो मुख्तलिफ बसेस थी जिनका ये रूट लगता था उनको यहाँ से गुजरने दिया जाता था, अब उनको भी मना किया जा रहा है। और यहाँ जो आसपास लोग रहते हैं उनके लिए हिदायत की गई है कि कल तक सूरत हाल देखते हैं, वरना कल के बाद आपको यहाँ से मुंतकिल होना पड़ेगा। इस तरह कराची के साहिल पर जो भी एरियाज लगते हैं वहाँ लोगों को आने से मना किया जा रहा है। दूसरी जानिब जो महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची के साहिल से तकरीबन 480 किलोमीटर दूर जो है साइक्लोन रह गया है। उसके अलावा ठट्ठा से तकरीबन 460 का बताया जा रहा है। और वैसे तो रुख जो है वो साहिल समंदर की ठट्ठा की तरफ है, उसके अलावा जो भारत का इलाका है गुजरात का वहाँ, लेकिन जो हवा की शिद्दत बढ़ रही है वहाँ पहले 140 बताई जा रही थी, अब 200 जो है हवा की शिद्दत बताई जा रही है, 200 किलोमीटर फी घंटा। उस वजह से ये इम्कान है कि जब तूफान करीब आ जाए तो बिफर सकता है, कहीं और रुख बदल सकता है। इसी वजह से इंतजाम किए जा रहे हैं। वैसे उसका जो रुख है वो जनूब मशरिक की तरफ है और कराची से वो डायरेक्ट सामने नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ इंतजाम सख्त से सख्त किए जा रहे हैं। जी अच्छा, ये भी बताइए, इंतजाम सख्त से सख्त किए जा रहे हैं, दफ़ा 144 नाफिज है और हवा की शिद्दत का भी आपने बता दिया कि बहुत तेज़ चल रही है, तो आपको फ्रंट फुट पर, फ्रंट लाइन पर इंतजामात को समेटते हुए कौन से इदारे नज़र आ रहे हैं? और दूसरा, पब्लिक का रिस्पांस, क्या आवाम जिस तरह कहा जा रहा है कि नकल मकानी करें यहाँ से और अपने घर बार छोड़ दें जब तक ख़तरा टल नहीं जाता, तो लोगों का रिस्पांस कैसा है? लोग क्या छोड़ कर जा रहे हैं? जी, यहाँ जो मुख्तलिफ आबादियाँ हैं, ख़ासतौर इब्राहिम हैदरी एक बड़ी आबादी है जहाँ अक्सर जो है माहीगीर हैं, जो जिनका गुजर सफ़र जो है वो भी इसी रोज़गार से कि वो मछलियाँ पकड़ के बेचते हैं और उनके लिए बड़ी आबादी है। उनको अब तक नहीं कहा गया कि वो कहाँ मुंतकिल होंगे, वो बिल्कुल ही साहिल समंदर के करीब हैं, उनके घर बड़ी तादाद में उनकी कश्तियाँ वहाँ मौजूद हैं, तो उनके लिए उनसे हमारी बात हुई तो उनको अब तक नहीं कहा गया। इस तरह मुख्तलिफ एरियाज हैं जिनको अब तक जो करीब है साहिल समंदर के, कुछ हिदायत नहीं की गई कि वो क्या करेंगे ऐसी सूरत हाल में, तो इंतजामिया कहीं कहीं गफलत है। लेकिन जो ये DHA का इलाका है और साहिल समंदर का, यहाँ DHA की अपनी जो है इंतजामिया, उनकी सिक्योरिटी भी मौजूद है, उसके अलावा पुलिस भी यहाँ मौजूद है और यहाँ लोगों को जो है पूछगछ करके बाद में आने दिया जाता है। अब तो जो है आम ट्रैफिक जो कल तक खुली थी, लोगों को आने गुजरने दिया जा रहा था, अब उनको भी मना किया जा रहा है कि वो यहाँ से न गुजरे। पब्लिक जो है यहाँ बिल्कुल भी मना है। ठीक है नजीब, आप साथ रहिएगा। अतीकुर जो सिजावल में मौजूद है हमारे नुमाइंदे अतीकुर रहमान खत्री। अतीक, बताइएगा सिजावल में इस वक्त सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? वहाँ पर भी माइग्रेटर्स को जो है दूसरी जगह माइग्रेट उनको कर दिया गया है और तमाम तर इंतजामात के हवाले से भी बताइएगा किस हद तक तैयारियां देखने में आ रही हैं? जी बिल्कुल, आज ज़िले इंतजाम में जैसे वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह ने गुज़िश्ता दिन दौरा किया था, इसके बाद इंतजाम इंतहाई सख्त कर दिए गए हैं। सारी इलाका जो सजावल का है जिसमें खारोछान, शाहबंदर और जाती, वहाँ पर इंतहाई सख्त खतरा भी बताया जा रहा है तूफान की वजह से। तो वहाँ पे तकरीबन अब तक जो इतला थी, कुछ देर कबल मेरी डिप्टी कमिश्नर सजावल और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बात हुई, उन्होंने बताया कि 2000 से जायद माहीगीरों को हमने वहाँ से नकल मकानी करवा दी है। तकरीबन उन्होंने बताया, जो रेशो उन्होंने बताया, तकरीबन 9000 से जायद घर हैं वहाँ पर, जिसमें 105 गाँव हैं और 50,000 से जायद लोगों को वहाँ से नकल मकानी करवानी है। तो कहीं पर भी इंतजामिया बेदार हो चुकी है, वह कहीं पर पाक फौज, पाक रेंजर्स के एहलकार भी वहाँ पर ज़िले इंतजामिया के हमरा है,
क्योंकि ठट्टा और सजावल और बदीन जो है साहिली इलाके हैं, वहाँ पर इंतहाई खतरा सख्त बताया जा रहा है। वहाँ पर आम लोगों को 144 नाफिज करते हुए वहाँ पर लोगों को जाने से भी रोक दिया गया है। हत्ता कि यहाँ पर इंतजामिया को ये भी कहा गया है कि वहाँ पर गैर मुनासिब लोगों को भी ना भेजा जाए। इस तरह के जो अमल दरामद भी कोई भी यकीन बनाया जाए, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर ने अभी अहकाम ये जारी किए कि वहाँ पर सिर्फ जिले इंतजामिया और मीडिया के अलावा कोई भी थर्ड पार्टी वहाँ पर मौजूद ना हो, क्योंकि खतरा ज्यादा ठट्टा, सजावल, बदीन और टंडो मामन खान का भी इतला मौसूली के तरफ भी जा सकता है। तो कराची से जैसे टल चुका है खतरा और उसके बाद जो सजावल और ठट्टा को लगना है, तो उस वजह से वहाँ पर अतीक ये भी बताइएगा कि बिल्कुल ठीक है, जो लोग हैं यहाँ पर क्या उनकी नकल मकानी के लिए बंदोबस्त किया गया है और किस जगह पर उनको ठहराया जा रहा है? वहाँ पर फैसिलिटीज कैसी हैं? गवर्नमेंट कितना कोऑपरेट कर रही है इनके साथ? अगर पूरा मुकम्मल रेशो किया जाए तो 100 में से 40 या 45% गवर्नमेंट कर रही है और पाक फौज भी आ गई है। और यहाँ से जो मुंतखब नुमाइंदान है वहाँ वो भी सरगर्म हो चुके हैं, कुछ फलाई इदारे भी सरगर्म हो चुके हैं। वो अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ वहाँ पर उनको दे रहे हैं और कई कश्तियाँ दे रहे हैं। अभी तक जो इतला थी तकरीबन 100 से ज्यादा माहिर अभी तक फंसे हुए हैं। जो गुज़िश्ता दिन 200 थे, अभी कुछ को निकाला गया है, 50 से ज्यादा माहिरों को समंदर से निकाला गया है। तकरीबन 150 के करीब अभी तक माहिर समंदर में मौजूद है। तो उनको निकालने के लिए पाक बेरिया भी पहुंच चुकी है, वहाँ पर समंदरी एरियाज में इनको निकालने की कोशिश की जा रही है। जो जिले इंतजामिया है या पाक फौज है उनके अफसरान भी पहुंच चुके, ताकि जो लोगों को डिलीवर करके उनको जो माहिर है उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। और आपने जो बात की कि किस तरह उनको मुंतकिल किया जा रहा है, तो जो सरकारी इमारतें हैं, जून जुलाई की छुट्टियां हैं, तो वहाँ पर उनको गवर्नमेंट स्कूलों में वहाँ मुंतकिल किया जा रहा है और जिले इंतजामिया की जानिब से सीमा बस्ती भी कायम की जा रही है। ठीक है अतीक, आप साथ ही रहिएगा। नजीब ये बताइएगा कि ये भी कहा गया था कि जो बिल बोर्ड्स वगैरह हैं मुकम्मल तौर पर रिप्लेस कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए, तो इस हवाले से भी बताइएगा इन अहकामात पर किस हद तक अमल दरामद होता देख रहे हैं आप? जी, बिल बोर्ड के हवाले से हुकूमत ने जो साहिल समंदर के करीब एरियाज हैं वहाँ तो बिल्कुल ही हटा दिए हैं, उसके अलावा दीगर इलाकों में भी हटाएं, लेकिन दूसरी आम शाहराएं जैसे शार फैसल हो गई, यूनिवर्सिटी रोड हो गई, दीगर जो शाहराएं हैं वहाँ अब तक बिल बोर्ड मौजूद है। एक जो बड़ा मसला इसके बाद जो इसकी गवर्नमेंट ने खुद कल वज़ीर आला सिंध ने भी निशानदेही की कि ये तो तूफान तो आएगा साइक्लोन, लेकिन उसके अलावा जो बारिशें हैं वो बहुत ज्यादा मिकदार में होगी। 400 किलोमीटर जो है बारिश पड़ेगी, जो एक बड़ी मिकदार है, और तेज हवाएं चलेंगी और क्लाउड बस्ट की सूरत पैदा हो सकती है। उसके लिए सख्त इंतजाम होंगे। इसलिए न सिर्फ ये तूफान का है बल्कि बारिश का खतरा जो है वो हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर सकता है। और बताया जा रहा है कि कल शाम से बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो 17 तारीख तक जारी रह सकता है। ये तूफानी बारिशें होंगी, हवा की शिद्दत भी ज्यादा होगी। तो इंतजामिया के लिए जो बड़ा मसला होगा वो खास तौर पर बारिशों के बाद जो सूरत बनेगी, खास तौर पर कराची के नालों का मसला जो है आमतौर पर रहता है। उसके अलावा जो पानी जमा होगा उसकी निकासी के हवाले से कैसे उससे निपटा जाएगा, ये कराची की इंतजामिया के लिए एक बड़ा जो है इम्तिहान है कि वो इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो आम मसला बारिशों का भी है, जिस हवाले से इंतजामिया को मुतहरिक रहने की जरूरत है। अच्छा, ये भी बताएगा नजीब, जो यहाँ पर आप बता रहे हैं कि इंतजामिया तो अलर्ट है भी है और बाकी इंतजामात के हवाले से आपने बताया है, जो यहाँ पर मकानात वगैरह हैं और जो यहाँ पर रिहायशी लोग हैं, जाहिर है उनको सरकारी स्कूल्स में तो शिफ्ट किया जा रहा है, बट उनका साजो सामान, उनकी कीमती अशिया, वो सब भी क्या उनके साथ लेके, क्योंकि उनको छोड़कर आवाम तो कभी भी नहीं जाएंगे। जी, एक चीज हमने नोट की है कि इंतजामिया जो है कराची के जिले साउथ की इंतजामिया, वो अब शायद ये समझ रहे हैं कि कराची को जो है ये तूफान हिट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ जो मकामी एरियाज हैं, खास तौर पर DHA के हवाले से भी बात की जाए, आज जो इलाके रखते हैं उनके शहरियों के लिए जो है अब तक कोई हिदायतनामा जारी नहीं किया गया। उनको नहीं बताया गया कि अगर ऐसी सूरत बनती है तो उन्होंने क्या करना है, या अब से ही वो मुंतकिली शुरू कर दें। तो इंतजामिया इस मामले में या तो गफलत बरत रही है या वो समझते हैं कि तूफान जो है कराची को डायरेक्ट हिट नहीं करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा सजावल और दूसरे रियाज तक
आ सकता है, इसीलिए उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया है। लेकिन अब तक इंतजामिया ने यहाँ जो मकामी लोग हैं जो यहाँ रहते हैं वो कहाँ जाएंगे, जिनके घर हैं यहाँ पर, तो उनके लिए कोई हिदायत अब तक जारी अच्छा नहीं की गई। नजीब ये बताइएगा कि दर्जनों ऐसी इमारतें हैं, दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसी इमारतें हैं जिनको मखदूश करार दिया गया है, जिनको खस्ता हाल करार दिया गया है और कहा गया था कि इन इमारतों को खाली कर दिया जाए फौरी तौर पे। तो इस पर किस हद तक अमल दरामद हुआ है? तमाम इमारतें जिनके बारे में खदशात थे उनको खाली करवा लिया गया है? जी, उनकी एक लिस्ट जारी की गई थी और नोटिस भी भेजे गए थे उनको, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हुआ कि इंतजामिया के लोग खुद आए और उनसे कहें कि आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि ये बिल्डिंग्स जो है खतरनाक हो सकती हैं बारिशों में और तूफानी सूरत हाल में। कहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक हिदायतनामे उन्होंने अपने फर्जी जो है पूरी कर दिए हैं अपनी जो है हवाले से। लेकिन अब तक ऐसी सूरत हाल नहीं बन पाई कि हुकूमत ने मुख्तलिफ जगहों पर पहुंच कर लोगों से कहा हो कि यहाँ से खाली कर दें। सिर्फ कराची से दूर जो साहिल समंदर के इलाके हैं, केटी बंदर के जो कुछ एरियाज है, वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर है उन्होंने जो है ये काम किया है कि वहाँ के मकामी जो गोट हैं या छोटे इलाके हैं वहाँ के लोगों को कहा है कि यहाँ से आप हट जाएं और कुछ दिन दूसरी जगहों पर मुंतकिल हो जाएं। लेकिन कराची में ऐसा कहीं भी नजर नहीं आया कि बारिश के हवाले से हुकूमत खुद कह चुकी है, वज़ीर आला कह चुके हैं कि तारीखी बारिश पड़ सकती है और तूफानी बारिश हो सकती है। लेकिन कहीं ये नहीं कहा गया कि आप जो है जो पुरानी इमारतें हैं, खस्ता हाल इमारतें हैं, वो खाली कर दें। तो ये चीज अगर इंतजामिया नहीं कर पाती तो एक बड़ा जानी नुकसान भी हो सकता है हुकूमत को इस हवाले से। यकीनन इन चीज़ों को मेक श्योर करना गवर्नमेंट का ही काम है कि जो ऐसी मखदूश इमारतें हैं उनको खाली करवाया। शुक्रिया नजीब नाइज, आप हमें इस बारे आगाह कर रहे थे। इस साइक्लोन के बारे में भी हमारे साथ मौजूद थे सजावल से, उनका भी बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदगान। अच्छा, ये रिपोर्टर्स के लिए भी बड़ा एक चैलेंजिंग है ना इस तूफान में, और इस तरह से बाहर रिपोर्टिंग करना, अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करना, तो ये भी काबिल तहसीन है, उनको जो है वो अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए है। तो हम तो इस तूफान बारे में आपको मजीद भी हम अपडेट करेंगे। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। तो जनाब वेलकम बैक। और बिपरजोई के हवाले से हम आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं। मुख्तलिफ नुमाइंदगान ने हमें सूरत हाल बताई कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, बट कराची के अंदर ओवरऑल इस वक्त इस तूफ़ान को लेकर कितनी हलचल मची हुई है और क्या तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं न्यूज़ मॉर्निंग में। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि इस वक्त कराची के अंदर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कितनी एक्टिवली काम किया जा रहा है और अभी तक कितने एरिया को खाली करवा लिया गया है, तमाम तर फैसिलिटीज़ के हवाले से भी बताइएगा प्लीज़। देखिए, बाइपर जो है जो साइक्लोन है वो हिट करेगा हिंदुस्तान के चंद इलाकों को। सिंध की जो साहिली पट्टी है, सजावल है और हमारा केटी बंदर है, ठट्टा है, और कराची के भी जो साहिली इलाके हैं उधर हिट करेगा। कराची की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश का 15, 16, 17 तक इम्कान है, बहुत ज़्यादा बारिश का, तेज़ हवाओं का इम्कान है। तमाम चीज़ें ज़ाहिर है ये इसको होना है, तो इसके सिलसिले में हमारी पूरी तैयारी मुकम्मल है। हमारी तमाम जो तमाम इदारों से जो म्यूनसिपल सर्विसेज के इदारे होते हैं, फायर ब्रिगेड के, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू के, और इसके अलावा जो इन तमाम हादसात में निपटते हैं जिसे प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से तमाम चीज़ें हमने मीटिंग की हैं। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट अगर आपने खुद ही कह दिया है कि शदीद बारिशों का इम्कान है और ये कल वज़ीर आला सिंध भी कह चुके हैं, बट कराची के अंदर निकासी आपका बहुत बड़ा मसला है। अब वो पानी अगर इतना आएगा तो पानी किस तरह से उसका सेवरेज का निज़ाम किस तरह से मैकेनिज़्म होगा। एंड सेकेंडली, हम पहले भी अपने प्रोग्राम में इस चीज़ को हाईलाइट कर चुके हैं कि कराची में बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि रेजिडेंशियल नहीं होनी चाहिए हैं, तो उन इमारतों को जो मखदूश हैं, क्या एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कराची कोई आपने उसमें एक्टिविस्ट दिखाई है कि वहाँ से लोगों को खाली निकाल दिया जाए ताकि वो बिल्डिंग्स अगर कोलैप्स करती भी हैं तो कोई जानी नुकसान ना हो?
देखिए, आपने वजह फरमाया, कराची में चंद सालों से बहुत तेज़ बारिश होती है और उसको देखते हुए जो गुज्जर नाला है, महमूदाबाद नाला है, औरंगी नाला है, उसकी बहुत टेक्निकल तौर पे उसको पूरा बिल्ड किया गया, फेडरल गवर्नमेंट ने बिल्ड किया। आप देख सकते हैं कि पिछली दफ़ा जो बारिश हुई तो उसमें कम पानी जमा हुआ और ड्रेन हुआ सारा। उसके अलावा जो चोकिंग पॉइंट्स हैं वो भी बहुत बेहतर तरीके से साफ़ किए गए और ख़ास तौर पे ज़िला बस्ती में जो पहाड़ से पानी आता था, KDH औरंगी मशहूर ज़माना है 5 स्टार, उसमें नए नाले बनाए गए। डिफेंस में जहाँ पर कश्तियाँ चलती थीं तमाम, उसमें भी नए नाले बनाए गए। बिल्कुल ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उसमें काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। जो अभी हमें चैलेंजेस आएंगे वो ये आएंगे कि जो साउथ में जो तरक्याती काम जारी है उसमें बड़े बड़े खड्डे हुए हैं तमाम चीज़ें। तो उसमें एक जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि तमाम जो रिहायशी वो अपने घरों में रहें, बिला ज़रूरत अपने घरों से ना निकलें। खासतौर पर मोटरसाइकिल, साइकिल, पैदल चलने वाले, जैसे कि आपको पता है जब तेज़ हवा चलती तो पूरे के पूरे दरख्त निकल आते हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचता है। तो अपने घरों में रहें, महफूज रहें, अपने घरों की हिफाजत भी ज़रूर करें। ज़ाहिर है अगर तेज़ बारिश, तेज़ हवा होगी तो ये तमाम चीज़ें होगी। मखदूश इमारतें 500 से ज़्यादा कराची में ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें 70 के करीब ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा मखदूश हैं। तो उसको प्लान किया गया है कि उनको एवैक्यूएट करेंगे, उनको महफूज जगहों पे, ताकि कोई अगर वो उस पर कोई ज़रब आती है, अगर वो कहीं से डैमेज होती है तो उसको हम बेहतर कोई ज़ख्मी ना हो। इसके अलावा जो ड्रेनेज का मैकेनिज्म है, हमारे 17 मेन पॉइंट्स हैं जहाँ पर पानी जमा होता है बारिश का बहुत ज़्यादा ही। हमें पूरा इसका सिस्टम मौजूद है। इसमें बड़े जो सीवरेज को निकालने के लिए जो हमारे पंप्स होते हैं वो हमने इंस्टॉल किए हैं। हमारे अंडर पासेस में जो पंप्स होते हैं वो हमने ऑलरेडी उसको सही कर दिया है तमाम चीज़ों को। हमारे जितने भी ज़िला बस्ती में जो अंडर पासेस हैं, ज़िला शर्क़ी में है, साउथ में है, उसको हमने देख लिया है। इमरजेंसी सेंटर्स हमने बना दिए हैं तमाम ज़िलों पे, जिसको मैं खुद उसकी निगरानी कर रहा हूँ। तमाम जगह पर जाके तमाम अस्पताल में हमने इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है कि खुदा न खास्ता कोई ज़रा सा भी ज़ख्मी होता है तो उसके लिए वो तमाम छुट्टियाँ मनसूख की गई हैं। जो एसेंशियल इदारे हैं हमारे, फायर ब्रिगेड के, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू के, सिटी वार्डन्स के, म्यूनसिपल सर्विसेज के, हेल्थ के, तमाम, तो पूरी गवर्नमेंट बिल्कुल अलर्ट है। इसमें एक एक चीज़, हमें एक एक मिनट का हमारा कोऑर्डिनेशन बिल्कुल सही। अच्छा सर, आपने बजा फरमाया, लेकिन सर हम मादी में देखते रहे हैं SBCA के हवाले से जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, वहाँ पर बेशुमार ऐसी इमारतें जिनका आपने जिक्र किया मखदूश हैं, लेकिन बड़ी तादाद में रिहायशी वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और तंग गलियों के अंदर वो इमारतें मौजूद हैं, लोग रह रहे हैं। उसके बाद वो इमारतें गिरी और सैकड़ों जानों का, दर्जनों लोग अपनी जान से भी गए वहाँ पे। एक तो सर ये तो चैलेंज है ही। इसके अलावा सर इस वक्त जो साहिली पट्टी पर जो लोग मकीन हैं, जो मछेरे हैं, जो वहाँ पर कच्ची आबादियों में लोग मौजूद हैं, सर उनकी माइग्रेशन, उन तमाम लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सर ये बताइएगा कितने लोग अब तक वहाँ से माइग्रेट होकर दूसरी जगह उनको पहुँचा दिया गया है, और इस हवाले से फिगर्स क्या हैं, कितने लोग मुंतकिल हुए हैं? देखिए, जो मेन सिंध की अगर हम बात करें तो सजावल है, बदीन है, ठट्टा है। तो वहाँ पे कल पूरी ब्रीफिंग हुई थी CM हाउस में। तो वहाँ से लोग नकल मकानी करके महफूज जगहों पर आ रहे हैं। सुबह से वहाँ कमिश्नर साहब से भी मेरी बात हुई थी, तो वो तमाम, मैं आपको कराची का बता सकता हूँ कि कराची में जो हमारा इब्राहिम हैदरी का इलाका है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ हो सकती है। पहले तो ये कि उनको ओपन सी में उनको नहीं जाने दिया जा रहा। पाकिस्तान नेवी, कोस्ट गार्ड, इन तमाम से हमारा कोऑर्डिनेशन है। नंबर 2 ये कि उनको हम ज़ाहिर महफूज जगह पे रखेंगे, और उनके करीब जो अस्पताल है, इंडस अस्पताल, ऑलरेडी उनसे कल पूरी हमारी डिटेल बात हुई है तमाम उसमें कि अगर कोई भी इस तरह का हो तो जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल, अब्बासी या दूसरे अस्पतालों में जाने में देर लगती है, उनके सबसे करीब है तो वो तमाम तर सहूलियात फराहम करेंगे। पाकिस्तान नेवी से हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन है, पाकिस्तान आर्मी से हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन है। और मैं आपको यहाँ तक बताऊँ कि जितनी हमारी मेन शाहराहें हैं उसमें जो दरख्त हैं उसकी भी हमने ट्रिमिंग करना शुरू कर दी है कि खुदा न खास्ता कोई इस तरह का दरख्त कोई गिरे ना, और उसकी जो शाखें वो बेहतर हों। बिल बोर्ड्स को हटाना शुरू कर दिया गया है, बहुत सारे बिल बोर्ड्स में, जो कि ताकि फ़ौरन उसमें सुराख किया जाए ताकि हवा क्रॉस हो जाए तमाम उसमें। और जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इस तरह के, उन तमाम को हमने फिक्स किया है। 15-16
17 को जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उनको हिदायत की जाएगी कि वो कंस्ट्रक्शन का काम ना करें, जैसे कि तेज़ हवाओं से मजदूरों को मुश्किलात हो सकती हैं। इनकी जो स्कैफोल्डिंग, जो शटरिंग का होती है। सर, इस वक्त एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बड़ा चैलेंज क्या है आपके लिए, जो आप समझते हैं कि इस चीज़ को मेक श्योर करना असल चैलेंज है? और इदारों की कोऑर्डिनेशन के हवाले से भी बता दें, आवाम की कोऑपरेशन किस हद तक आपके साथ है? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो बारिश होगी, वो थोड़े से वक्त के लिए बहुत ज़्यादा बारिश होगी, उसका ड्रेनेज का है। उसके लिए हमने इंतजाम जिस तरीके से मैंने आपको डिटेल में बताया वो हम कर चुके हैं। अब और जो तमाम इदारों से हमारा बाहमी राब्ता है, इसमें हमारी फ़ौज शामिल है, इसमें तमाम सिविल इदारे शामिल हैं। मेरी आवाम से अपील है कि गैर ज़रूरी तौर पे अपने घरों से ना निकलें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि बिला वजह का एडवेंचर ना करें, लहरों को नापने की ज़रूरत नहीं है, साहिल समंदर पे जाने का बहुत ज़िंदगी में वक्त है, आराम से चले जाइएगा। तीसरा ये कि हमने इसकी अवेयरनेस के लिए तमाम मसाजिद में ऐलान करवाने के लिए कहा है, और वो फजर से शुरू भी हो गया। कल तमाम उन लोगों को तमाम के वो अपने जो खुतबात हैं उसमें बताएं लोगों को ये तमाम चीज़ें। हम FM रेडियो पे, टेलीविज़न पे, अखबारात में, जो केबल्स होते हैं, केबल टीवी, उसमें तमाम लोगों को हम अवेयरनेस दे रहे हैं। तो बस लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, बाकी गवर्नमेंट ने सारी तैयारी कर ली है। जितना एजुकेट किया जा सकता है वो किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मौजूद थे, और ये अच्छी बात है कि इदारे और कराची गवर्नमेंट पहले से ही हाई अलर्ट है और अपनी तरफ से तो इंतजामात कर रही है कि बारिशें जब होंगी तो फिर उसके बाद। बट हाउ मेनी आवर्स लेफ्ट? अब तो डेज की बात ही नहीं है, और वो तमाम बिल्डिंग्स जो कि अभी तक इन्होंने खाली घंटों की बात है, घंटों की बात है। अच्छा, इसमें हमने देखा कि पहले भी दावे तो बहुत किए जाते रहे, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड में किस हद तक काम है ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन खैर, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस जो तूफ़ान है ये इसी तरह गुजर जाए, किसी किस्म का जानी माली नुकसान ना हो, क्योंकि पहले ही हमारे मुल्क की हालात इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। ऑलरेडी आवाम की जो सूरत हाल है, हमारी मईशत की जो सूरत हाल है, तो मज़ीद किसी हम आफत के या मज़ीद किसी भी नुकसान के मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अल्लाह ताला खैर खैरियत से ये दिन गुजारे, मुश्किल वक्त है, टल जाएगा। लेकिन आवाम को हमारी भी अपील है कि आवाम अपना जो ताउन है वो लाजमी करें। अगर आपको कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग खाली करें, ये मखदूश इमारत है, तो आपका काम है फौरी से पहले आप उसको खाली कर जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी ही जान का मसला है। माली नुकसान तो बर्दाश्त किया जा सकता है, जानी नुकसान नहीं। तो वो अशिया जिनको आप छोड़कर नहीं जा सकते, वो आपकी जान ले जाएं, तो उससे बेहतर है कि अपनी जान महफूज करें और साजो सामान को छोड़कर नकल मकानी करें, ताकि आप सही जगह पर रहें। फिर बाकी सब चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और अब कुछ बात करेंगे ऑयल के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो पेट्रोल की इस वक्त फ़ी लीटर कीमत 262 रुपये है, जबकि डीज़ल की फ़ी लीटर कीमत 253 रुपये है। अब शनीद ये है कि जब से रूस के साथ हमारा मुआहदा हुआ है कि रूस हमें तेल देगा, और पहला जो रूसी जहाज़ है वो तेल लेकर पाकिस्तान में जो रूसी खाम तेल है वो पाकिस्तान में पहला कार्गो लंगर अंदाज भी हो चुका है। और इसके बारे में बहुत सी खबरें हमें सुनने को ये मिली थी कि शायद 100 रुपये तक जो पेट्रोलियम मसनूआत की उनकी कीमतों में कमी आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब भी इस हवाले से कह चुके हैं, जो दूसरे माहिरीन हैं उनका भी यही कहना है कि ये तब मुमकिन है जब एक तवील खपत, जब आपकी हर सेक्टर को रूसी खाम तेल मिलेगा, उसके बाद फिर कहीं जाकर आपको इस चीज़ की तवक्को करनी चाहिए कि तेल सस्ता हो। उसके साथ साथ ये जो 1 लाख टन खाम तेल आया है, इसके जो रिफाइनिंग का काम है वो बड़ा एक मरहलावार है, और पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल रिफाइनरीज है वो दे आर नॉट कैपेबल, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ मशीनरी जो कि इस ऑयल को जो है वो रिफाइन कर सके और उसको फिर एज अ पेट्रोलियम यूज़ कर सके। जो पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव के मुताबिक जो मुल्क में रोज़ाना की बुनियाद पर खाम तेल है उसकी खपत है तकरीबन 3 लाख बैरल। तो इस हिसाब से जो रूसी तेल की दरामद है वो एक आम सारिफ के लिए पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है उसमें कमी किसी किस्म की भी कोई दिखाई नहीं देती है। ये जो ऑयल रिफाइनरी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो भी कह चुके हैं। इसके अलावा मुसद्दिक मलिक भी इसका बरमला इजहार कर चुके हैं। ठीक है, वो ये कहते रहे हैं कि बस आप दुआ करें, इंशाल्लाह जल्द अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन अलबत्ता जो प्राइस हैं फ्यूल की और डीजल की उस कमी वाक़ई नहीं होगी। लेकिन ये पहला कार्गो अभी रशिया से पहुंचा है। पहला कार्गो
पहुंचा है। अच्छा, ये तब ही मुमकिन है कि जब एक तवील आपके जो है ना इसका सिलसिला शुरू हो मुसलसल, फिर एक टाइम के बाद आके इस चीज़ की तवक्को करनी चाहिए। अभी तो फौरी तौर पर जो है ना, अच्छा ये भी एक बड़ा मसला है ना, हमारे हुकूमती जो वज़रा हैं, कोई बुरी खबर सुनानी हो तो फ़ौरन से पहले बताते हैं, लेकिन अच्छी खबर जो है वो सुनाते हुए थोड़ा सा लीतो लाल से काम लेते हैं। अच्छा, आप कितने ह्यूमरस वे में हंसते हुए कह रहे कि इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्राइस पे हमें तेल मिल गया है। अगर आपको अच्छी प्राइस पर ऑयल मिल गया है तो फिर अवाम को भी थोड़ा अच्छी प्राइस में फिर आम सारिफ तक इसका फायदा हो तो फिर ही पता चलेगा ना। आम सारिफ अगर इससे मुस्तफीद होगा फिर तो है, लेकिन आपने देखा होगा जिस तरह उन्होंने हंसते हुए कहा है बड़े उस पर, तो एक ह्यूमरस वे में उन्होंने कहा है। तो ये जो है ना, खैर इसके बारे में जब तेल आया नहीं था, जब हमारा मुआहिदा हो रहा था, तो तब बहुत बुलंदो बांग हुकूमत की जानिब से ये दावे किए गए थे कि जो फ्यूल होगा, जैसे ही हमारा रूस से खाम तेल जो है पहुंचेगा तो बहुत बड़ी हद तक कीमतें कम होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी पहला जहाज़ पहुंचा है, तो लिहाजा थोड़ा सा ना सब्र का मुजाहरा करना होगा और उसके बाद जाके फिर कहीं आप तवक्को करें कि तेल जो है आपको थोड़ा कम मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, ये तो बात रह गई ऑयल की, लेकिन अभी हम आपको एक अहम मामले से मुतालिक अपडेट करेंगे सानिहा 9 मई के हवाले से। और 9 मई के हवाले से जैसे कि सब जानते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में बाकायदा ये केसेस चलाए जाएंगे और किसी किस्म का भी कोई छूट, कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। जो भी इन कामों में मुलव्वस है, जिसने भी तोड़फोड़ की है कोर कमांडर हाउसेस में और मुख्तलिफ जगहों पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो मजम्मती करारदाद है, आपको बताते चलें कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अनासर के खिलाफ फ़ौजी अदालतों में कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने से मुतालिक जो करारदाद है वो कौमी असम्बली में जमा करवा दी गई है और ये हुकूमत की जानिब से ये करारदाद जमा करवाई गई है। और ये मजम्मती करारदाद ख्वाजा आसिफ ने पेश करवाई है, जिसमें जो है दरख्वास्त की गई है कि 9 मई के वाक़यात में जो भी मुलव्वस है आर्मी एक्ट के तहत जो है उनके खिलाफ केसेस चलाए जाएं। अब ये बाकायदा तौर पर हुकूमत की जानिब से भी इसको एक तरह से पिटीशन ही कहा जाएगा। अच्छा, बाद लोग ना इस आर्मी कोर्ट्स की, मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालिफत कर रहे थे जो सियासी रहनुमा थे, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने इसकी मंतक और दलील ये दी है, चूँकि ये आर्मी तनसीबात पर हमला हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि लिहाजा आर्मी को ये इख्तियार है कि जो मुकदमा है आर्मी कोर्ट्स में ही चलाया जाए। लेकिन इसकी मौलाना अब्दुल अकबर चतराली साहब जो कि जमात इस्लामी के MNA हैं, उन्होंने इसकी मुखालिफत की है। मिलिट्री कोर्ट्स की इस पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। वो सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ही उन्होंने किया, लेकिन पार्लियामेंट में अमली तौर पर उन्होंने इसकी कोई ऐसी ख़ास कोई मुखालिफत नहीं की है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये जो करारदाद पेश किया उसके बाद उन्होंने इसमें पार्लियामेंट से बात भी की, खिताब भी किया। पहले आपको वो दिखाते हैं। फौजी तनसीबात पर हमला करने जैसे वाक़यात में मुलव्वस के खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार वहाँ की अफवाज को मुयस्सर है। पाकिस्तान में भी ऐसे अनासर के खिलाफ कानूनी और आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। लिहाजा इन वाक़यात में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत बिला ताख़ीर कार्रवाई मुकम्मल करके सजा दिलवाई जाए। तो जनाब ये है ख्वाजा आसिफ साहब जो कि कह रहे हैं कि बिला तफरीक इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसके जो मास्टरमाइंड्स हैं उनको भी पकड़ा जाए। तो ये एक तरह से जो पटिशन दायर की गई है और जो मुतालबा किया गया है, इसमें जो नून लीग का पर्पज़ है कि इमरान खान को भी इसमें शामिल किया जाए और इमरान खान के ख़िलाफ़ भी जो मुकदमा है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलाया जाए। और इसकी पीपल्स पार्टी जो है वो मजम्मत कर भी चुके हैं। तो अब देखना यह है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने दाखिल की है और ये मजम्मती करारदाद पेश की है, तो वैसे ये सही बात है कि जिस तरह से आपने फ़ौजी तनसीबात को, हमारे शहदा की यादगारों को जिस तरह से टारगेट किया है और जो लोग भी इसमें मुलव्वस है, लेकिन किसी बेकसूर को नहीं, लेकिन जो मुलव्वस है एटलीस्ट अगर उन्हें अभी नहीं रोका जाएगा तो कल को कोई और उठ के इस तरह से हमारे फ़ौजी तनसीबात को टारगेट कर सकता है और हमारे डिफेंसिव सिस्टम है। ये बात सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि आप एक ऐसे इदारे को टारगेट कर रहे हैं जो कि हमारे डिफेंस के लिए है। जब डिफेंसिव सिस्टम को ही हम खुद डैमेज करेंगे तो बाहर एक प्रोटेक्टिव शील्ड है ना, ये डिफेंसिव सिस्टम हमारा एक डिफेंस का इदारा, जब आप अंदर से उसे खोखला करेंगे तो फिर उसके बाद ये डिफेंसिव शील्ड हमारी कोई उस तरह से हमारे डिफेंस में काम नहीं कर सकेगी। तो इसको रोकने के लिए ज़रूरी ये है कि ऐसे लोगों का सर कुचला जाए जो कि इन तमाम चीज़ों में कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर मुल्क की सलामती, नेशनल सोवरेनिटी, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए।
तो लिहाजा इस हवाले से यकीनन जो जो लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी भी चाहिए। हम आपसे मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब कुछ बात करेंगे कराची मेयर के हवाले से। इलेक्शंस हो चुके हैं, तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा, हालांकि नंबर गेम भी वाज़े हो चुकी है। जब से जमात इस्लामी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद हुआ है तो उसके बाद जमात इस्लामी मेयर की बज़ाहिर जो अभी तक की नंबर गेम है उसमें पहले नंबर पर है 193 फिगर के साथ। और आई गेस कि अब हाफिज़ नईमुर रहमान को 100% तक चांस मिलना भी चाहिए है एज अ मेयर। अच्छा, मिलना तो बिल्कुल, वैसे तो देखा जाए असूली तौर पे जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है उसमें होना तो यही चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है अगर वो अपने तमाम तर इत्तेहादियों के भी साथ मिलाती है तो 1773 का फिगर बनता है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि मेयर जो होगा वो हमारा ही होगा हर सूरत के अंदर। अब वो किस तरह दावा करते हैं, किस बात पर? एक तो सीधी सीधी बात जिसका हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने भी कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं अपनी पार्टी पॉलिसी से हटकर अगर कराची मेयर के लिए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को, उनके मेयर को वोट देते हैं तो वो नाअहल हो जाएंगे, हो ही नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट के तहत अगर आप अपनी पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर वोट कास्ट करते हैं, बिकॉज ये शो ऑफ हैंड से होगा, पता चल जाएगा कि किसने जो है वो अपनी पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया है, तो ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और कल पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी की जानिब से जो हलीम आदिल शेख हैं उनकी एक पुरानी लगाई गई जिसमें वो कह रहे थे जब ताज़ा इलेक्शंस हुए थे उसके बाद वो जब उनका जमात इस्लामी से इत्तेहाद नहीं हुआ था तो उन्होंने कहा था कि हम वोट शोट नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद फिर वजाहती बयान के तौर पे हलीम आदिल शेख का एक और वीडियो बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पॉलिसी वाज़े है, गैर मशरूत तौर पर हम जमात इस्लामी के मेयर को जो है ना उनको हम वोट देंगे। लेकिन इस दौरान पीटीआई के कुछ ये भी शनीद है कि कुछ ऐसे चेयरमैन हैं जो कि लापता हैं या जिनकी एक आधे की वीडियो भी सामने आई है कि वो इस जो इलेक्टोरल प्रोसेस है मेयरशिप के लिए उसमें हिस्सा ही नहीं लेंगे। तो इससे लगता है कि मुकाबला टफ होगा, बिल्कुल 2-2-4 की तरह वाज़ेह सूरत हाल अभी तक तो नजर नहीं होता नजर आ रहा है। बट आपको पता है कि जब इस तरह से इलेक्शंस होते हैं ना तो बोलियां लगती हैं और फिर नोटों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, चाहे वो सेनेट का इंतखाब हो, चाहे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये तोले जाते हैं नोटों के साथ। तो देखेंगे कि किस चेयरमैन को कितना तोला गया है। अक्सरियत अक़लियत में बदलती एग्जैक्टली इस तरह। और पीपल्स पार्टी तो बहुत फेमस है, और तब भी पीपल्स पार्टी ही थी जिसने अक्सरियत को अक़लियत में बदला था। तो अक्सरियत और अक़लियत में क्या है जो एक बारीक सी लाइन है, इसी पर बात करने के लिए सीनियर एंकर पर्सन फवाद अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। फवाद, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो बताइए, पीपल्स पार्टी अभी मेयर के इंतखाब में भी कोई अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के लिए तैयार है? कुछ इस तरह की ग्राउंड्स तैयार की गई हैं? आप तो कराची में मौजूद हैं, ज़्यादा ग्रिप है आपकी कराची इशूज़ पर। देखिए, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का मसला है कमज़ोर जमहूरियत। जहाँ कमज़ोर जमहूरियत हो वहाँ फिर ये पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा। छांगा मांगा की सियासत भी हमने सुना। हमने ये भी देखा कि लोग इलेक्शन से पहले होटलों में जो है वो मुक़ीद कर लिए जाते हैं, कमरों के अंदर बंद कर लिए जाते हैं। नीचे पार्टी की सीनियर क़यादत मौजूद होती है कि जो इलेक्शन से पहले कहती है कि हमने सबको बस में लेके जाना है। ये वही पाकिस्तान है कि जहाँ पर जहाज चलता है जहांगीर तरीन का, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनती है। बहुत पीछे चले जाए तो भुट्टो साहब के दौर में भी ऐसा हो चुका है कि बलूचिस्तान असम्बली को इसी तरीके से तब्दील किया गया अक्सरियत को अक़लियत के अंदर। तो ये पाकिस्तान की सियासत में कोई नई बात नहीं है। और पाकिस्तान की सियासत की जब हम बात करते हैं तो फिर हमारा मशरकी पाकिस्तान इसी जिद में चला गया कि अक्सरियत को अक़लियत हमने जाहिर करने की कोशिश की। बस बुनियादी तौर पर ये पूरे पाकिस्तान का मसला है और इसकी एक बड़ी वजह जो है वो कमज़ोर जमहूरियत भी है। और यही जमहूरियत जिस वक्त बल्दियात के अंदर आती है, निजी सतह पर आती है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि और ज़्यादा मजीद ऐसी सूरत महसूस होती है कि जहाँ पर ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है कि जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता। ऐसे लोग मुंतखब होकर आते हैं कि जो पार्टी नजरिए के साथ सिर्फ इस बुनियाद पर बदल जाते हैं कि उनके घर के अंदर ताहयात पानी के टैंकर डालने की अप्रूवल मिल जाती है। यकीन करें, मैं ये कोई आपसे जो है वो हवाई बात नहीं कर रहा। यहाँ लोग इस बुनियाद पर भी वोट देते हैं। पानी हर किसी का हक है। लाहौर के अंदर आप लोग मौजूद है, आपको पता है कि पानी जो है वो आपके घर के अंदर आता है और ये कोई खबर नहीं है आपके लिए कि आपको पानी जो है वो कोई प्रोवाइड कर रहा है। बेसिक नेसेसिटी, एग्जैक्टली। और ये गवर्नमेंट के लिए बड़ा जरूरी। हाँ,
इसकी बुनियाद पे आप अपने वोट का तायुन नहीं करेंगे कि जी पानी मेरे घर पे आता है तो इसकी बुनियाद पर मैं जो है वो फलाना चौधरी को, फलाना मलिक को, फलाना खान को मैं वोट दूंगी। लेकिन कराची बदकिस्मती से वो शहर है कि यहाँ पर मैं ऐसे ऐसे इलाकों को जानता हूँ कि जहाँ लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट इसलिए दिया कि तय ये पाया कि वहां पर हफ्ते में रोज एक टैंकर आया करेगा 3000 गैलन का, जो पूरा मोहल्ला इस्तेमाल करेगा, यानी कि मोहल्ले के लोग बाल्टियां लेके उसके अंदर से जो है वो पानी भर लिया करेंगे। और इस बुनियाद पर पूरे मोहल्ले ने उस मखसूस पार्टी को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया। ऐसी भी चीजें मौजूद हैं। तो सिंध हुकूमत थी, जाहिर है कि वाटर बोर्ड उनके कंट्रोल में था, फिर इन्होंने जो है वो सियासी डिप्टी चेयरमैन भी लगाया उसके अंदर। बहरहाल इस सारी चीज को छोड़ दें, छांगा मांगा से लेके जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में सिंध हाउस में लोगों को मुकीद करने का एक इल्जाम था या मामला था, इसी तरह का मामला अरबाब चांडियो साहब कराची के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं जाहिर है कि उनकी तरह फॉलो नहीं कर सकता चीज़ों को, लेकिन उनकी खबर है, उनके अपने चैनल पर उन्होंने हबीब अकरम साहब के प्रोग्राम में दी, जिसके मुताबिक जो है वो कुछ बंगलों के अंदर पीटीआई के चेयरमैन को रखा है। और ये वो चेयरमैन है, डिफेंस के कुछ बंगलों के अंदर पीटीआई के चेयरमैन को रखा है। ये वो चेयरमैन हैं कि जो जिनके घर वाले लापता होने की उनकी दरखास्त भी जमा करा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि उनको किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे ने बाकायदा गिरफ्तार नहीं किया, वो लापता हुए। और इस मौके पे लापता होने का मतलब ये है कि वो 9 मई के वाकयात में भी उस तरीके से मुलविस नहीं थे, इस तरह से जो पहले लोग मुलविस थे। क्योंकि 9 मई के वाकयात में जो लोग मुलविस थे उनको अदालत के हुक्म के मुताबिक वोट डालने के लिए लाने का हुक्म दिया गया है। अच्छा, अब होगा क्या? बुनियादी तौर पे लोग ये कह रहे हैं ना, हाफिज नईम रहमान साहब जाहिर है कि पोटेंशियल कैंडिडेट है, उनकी कैंपेन बहुत अच्छी थी, उन्होंने लोगों के इश्यूज के ऊपर पावर शो भी अच्छा दिखाया, लोगों के इश्यूज के ऊपर बात भी अच्छी जो है वो शुरू की, लोगों के इश्यूज को उजागर भी करना शुरू किया। फिर शनाख्ती कार्ड का मसला हो, पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, बिजली के मसले के ऊपर वो तवील अरसे तक जद्दोजहद करते रहे। जाहिर है कि बिजली ऐसा है कि खुदा ना खास्ता इस वक्त अगर लाइट चली जाए तो मुझे भी उससे तकलीफ महसूस होगी। तो बिजली तो हर फर्द का मसला है, और पाकिस्तान के अंदर वो जो है वो लाइट कराची के अंदर बिजली जो है उसका तात्तुल कम होता है, लेकिन और दीगर मसाइल हैं जो प्राइवेटाइजेशन से जुड़े हुए हैं। तो बहरहाल बिजली का मसला हो, शनाख्ती कार्ड कुछ मखसूस इलाकों के अंदर जारी नहीं होते थे, वहां पर जो है वो लोगों को तंग किया जाता था, नादरा के साथ एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा। इस तरीके से शहर के जो बुनियादी मसाइल है, मरदमशुमारी के इशू के ऊपर बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई। तो इन सारे मामलात के ऊपर अगर आप देखें तो पूरे पाकिस्तान की जमात इस्लामी से कराची की जमात इस्लामी मुख्तलिफ नजर आती है, जो लोगों के इशूज पे बात करती है। वरना जमात इस्लामी के ऊपर जिस अमर के ऊपर लोग थोड़ा सा हैरत का इजहार करते हैं कि उन्हें अफगानिस्तान और फलस्तीन की फिक्र तो जरूर होती है, लेकिन लोगों के बुनियादी मसाइल के ऊपर अमूमी तौर पर जमात इस्लामी लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर तहरीक चलाती नजर नहीं आती। तो हाफिज नईम रहमान ने जमात इस्लामी के स्टैंड को भी यहाँ पर तब्दील किया। हमने देखा कि एक पूरी तहरीक के नतीजे में, और उसका नतीजा देखें जो असल बात समझने की है वो ये है कि शहर के अंदर जिन आबादियों को शहर की पुरानी आबादियां कहा जा सकता है, मैं किसी तासुब की बात नहीं करूंगा कि वहां पे कौन सी जबान बोलने वाले रहते हैं, लेकिन जिन आबादियों को शहर की पुरानी आबादी कहा जा सकता है, जिस तरीके से मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला जुनूबी के अंदर, जहाँ पर लियारी और सदर टाउन दो ऐसे इलाके हैं कि जो पुराने इलाके कहलाते हैं, लेकिन इसका जो डिफेंस टाउन है वो नई आबादी है, उसमें क्योंकि मल्टीपल किस्म के लोग आते और जाते रहते हैं, लेकिन कंटोनमेंट के इलेक्शन आपको पता है होते भी अलग हैं, तो इन बल्दियात के अंदर वो शामिल भी नहीं थे। सदर टाउन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीता है, और लियारी टाउन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता है। लियारी टाउन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीखी एक ताल्लुक है, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि लियारी की एक यूसी के अंदर जहाँ पे जमात इस्लामी के एमपी इलाके से, वहाँ की एमपी हैं सैयद अब्दुल रशीद, उस इलाके के 4 वार्ड जो है, यानी कि एक यूनियन कमेटी के नीचे 4 वार्ड हैं, तो वो 4 वार्ड जो हैं वो जमात इस्लामी ने जीते। और यूनियन कमेटी का इलेक्शन चूंकि किसी चेयरमैन के इंतकाल की वजह से देर से हुआ था, बाद में हुआ था, ज़मीनी इंतखाब हुआ था, तो वहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई। चले इस सारे मामले को छोड़ दें। जो शहर की मैंने कहा आपको का पुरानी आबादियां हैं जो 1947 से आबाद हैं या उससे पहले से आबाद हैं, वो खास तौर पर 1947 की अगर हम बात करें, क्योंकि पाकिस्तान 1947 के बाद ही अपनी तारीख शुरू करता है, तो वो है जिला वस्ती। जिला वस्ती के अंदर 52 के अंदर से 48 यूनियन कमेटियां जो है वो जमात इस्लामी जीती है। इसका मतलब यह है कि तकरीबन क्लीन स्वीप है। जिला कोरंगी की लांडी टाउन है, लांडी टाउन में 12 की 12 यूसियां जो है वो जमात इस्लामी जीती है। तो अगर आप शहर को उठा के देखें तो पुरानी आबादियां, जो शहर की बुनियादी आबादियां जिनकी बुनियाद पर पूरा शहर कायम हुआ है, वहां से जमात इस्लामी ही कामयाब हुई है वोट के तनाजुर में, वोट के तनासुब में, दोनों चीजों में। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन इलाकों से कामयाब हुई हैं
कि शहर के बाद में आबाद होने वाले इलाके हैं कि जहाँ की आबादी को जो मेन कराची हब से बाद में जाके मेन कराची जो है ना वो ये एरियाज हैं और बाकी जो साइड पर एरियाज हैं वहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सेलेक्ट हुई है। बट द पीपल चॉइस इज जमात इस्लामी एंड हाफिज नईमुर रहमान इज वेरी एक्टिव, जैसे आप पहले भी बता चुके हैं कि वो ग्राउंड पर नजर भी आते हैं हमें। और मतलब इसमें कोई दो राहे तो नहीं है ना, अगर अवाम ने तो अपने हिस्से का काम कर दिया, वोट कास्ट कर दिया, अभी उसके ऊपर वाला लेवल पीपल्स पार्टी तो ट्राई कर रही है किसी तरह से इस सारी चीज को जेपटाइज कर लिया जाए। जमात इस्लामी के भी तो कोई हिकमत अमली होगी। फवाद, आपके नजदीक खबर क्या होगी? हाफिज नईमुर रहमान मेयर बनते हैं, ये खबर आपके लिए होगी या खबर ये होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका मेयर होगा? तमाम तर जो सूरत हाल है अगर उसको सामने रखा जाए, खबर ये होगी कि हाफिज नईमुर रहमान मेयर मुंतखब हो जाए, हालांकि उनके नंबर ज्यादा हैं। अच्छा, अब इसकी टेक्निक लोग पूछते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने बयान दिया कि जी जो चेयरमैन जो है वो किसी और पार्टी को वोट देंगे वो नाअहल हो जाएंगे। तो चेयरमैन आएंगे तो वोट देंगे ना। बुनियादी तौर पर 20 वोटों का फर्क है, 193 और 173, ये नंबर कोट किए जा रहे हैं और ये नंबर मौजूद भी है। इनमें से आप सोचें कि जमात इस्लामी के पास जो नंबर है उसको और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला के 20 का फर्क है। तो अगर यह है कि पीपल्स पार्टी ये मैनेज कर लेती है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 से जायद कुछ चेयरमैन ना आए, 22 चेयरमैन जो है वो ना आए, तो फिर रन ऑफ इलेक्शन के अंदर जाएगा, कोई पार्टी भी अक्सरियत नहीं दिखा सकेगी। जब अक्सरियत नहीं दिखा सकेगी रन ऑफ इलेक्शन के अंदर, जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास शो ऑफ हैंड में उनका अपना नंबर ज्यादा होगा, तो इसमें नाअहली से भी बच जाएंगे वो चेयरमैन। और दूसरी एक और आपको बात कहूँ, ये कोई MNA MPA का इलेक्शन नहीं है कि आप नाअहल हो गए तो आपका करियर खत्म हो जाएगा। ये छोटे छोटे से यूनियन कमेटियों के चेयरमैन हैं जिनका इतना मफाद भी काफी है कि उनके इलाके के अंदर उनको सलाम किया जाए या उनको सिंध गवर्नमेंट का मुशीर भी ना लगाया जाए, लेकिन वहां पे उनकी 4 फाइलें मंजूर हो जाए। तो ये यूनियन कमेटी है, इनके चेयरमैन को आप ये ना समझें कि वो नाअहल होकर कोई खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाएगा कि उनकी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी और उसके बाद जो है वो इलेक्शन के अंदर वो कभी खड़े नहीं हो सकेंगे। वो तो छोटे छोटे से मफादात के लिए, मैंने आपको बताया कि एक पानी का टैंकर अगर एक यूसी के अंदर मिल जाए और वहां से पूरी यूसी जो है वो फैज़याब हो जाए तो वो ये समझते हैं कि उनका काम हो गया। लेकिन इसको भी छोड़िए, ये नाअहली की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये रन ऑफ इलेक्शन के अंदर जाएगा। मैं आपको जो मुझे उस दिन होता हुआ नजर आ रहा है, परसों होता हुआ नजर आ रहा है, वो ये है कि रन ऑफ इलेक्शन में जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुर्तजा वहाब को कामयाब करवाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन एक मसला बहरहाल अदालत में भी इस वक्त मौजूद है जिसमें मुर्तजा वहाब साहब भी फरीक बन गए, वो ये है कि शख्स वो नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, SLGA 2013 जो है जिसके मुताबिक, जिसमें तरमीम के बाद ये इलेक्शन हुआ है, उस तरमीम के मुताबिक गैर मुंतखब शख्स जो है वो हाउस का लीडर नहीं बन सकता। उसके लिए जो है वो बाद में तरमीम की गई है इलेक्शन के बाद। तो मुझे महसूस ही होता है कि वो थोड़ा सा हर्टल डालेगा जरूर मुस्तफा मुर्तजा वहाब के रास्ते में, लेकिन नजमी आलम साहब पहले कह चुके हैं कि हम कोशिश करेंगे किसी तरीके से नजमी आलम साहब यहाँ से क्लिफ्टन से कामयाब हुए हैं कि वो अपनी सीट छोड़ेंगे और मुर्तजा वहाब साहब भी उसी जुनूबी के अंदर वहां से चंद फासले पे रहते हैं, वो वहां से मुंतखब हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन बी होगा, लेकिन धचका जरूर लगेगा। लेकिन फवाद, जमात इस्लामी के पास क्या जेब में पत्ते हैं, क्या ऐसे कार्ड्स हैं? उन्होंने भी यकीनन कोई ना कोई तैयारी तो की होगी कि किस तरह मेक श्योर करना है, इन तमाम तर लोगों को लेकर आना है वहाँ पर, मेयर के लिए वोट अपने हक में डलवाना है। आपको लगता है कोई कार्ड्स हैं जमात इस्लामी के पास भी? अच्छा, हलीम आदिल शेख साहब की जिस वीडियो का तस्करा हो रहा है ना, उस वीडियो के अंदर अगर कोई शख्स भी कराची को जानता होगा तो वो जानता है कि जो बैकग्राउंड आ रहा है उस वीडियो का, जो अप्रैल की वीडियो है, वो सिंध असम्बली के उनके चैम्बर का बैकग्राउंड है। पीछे जो डेकोर है वो बता रहा है कि ये सिंध असम्बली के उनके चैम्बर का के डेकोरेशन है, और उनकी बाद की वीडियो तो अब सामने आई गई है। बहरहाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक चीज के अंदर बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि कराची में उनकी तंजीम उस तरीके से मौजूद नहीं कि जो मुतहर्रिक होकर अपने लोगों को लेकर पहुंचे कि उनके कायद ने जिसके लिए हुक्म दिया था, उस हुक्म के ऊपर बजावरी करते हुए वो तमाम के तमाम लोग जो है वो कौंसल हॉल के अंदर उस दिन मौजूद हो। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये कुव्वत नहीं है। अब जमात इस्लामी ये कोशिश कर रही है कि तहरीक इंसाफ के लोग गिरफ्तार ना हो। यहाँ पे हमने देखा कि जिला जनूबी में जो गिरफ्तारी हुई, जमात इस्लामी के लोग वहाँ पर जो है पहुँच गए और उन्होंने जाकर वहाँ पर उनकी जमानत दी। तो जमात अपने तौर पे कोशिश तो कर रही है, दान मुल्क में इजलास भी बुलाया जा रहा है, जाती राब्ते भी किए जा रहे हैं। जो इलाके की जमात है उस इलाके की जहाँ से चेयरमैन मुंतखब हुआ है, जाहिर है कि जमात इस्लामी के अंदर एक तंजीम मौजूद है, यूनिट्स की सतह के ऊपर, उसके अलावा जोन्स की सतह के ऊपर, अजला की सतह के ऊपर, उस सारी तंजीम को उन्होंने एक्टिव किया है कि यकीनी बनाए कि उनके इलाके के जो चेयरमैन हैं वो वक्त के ऊपर पहुँच जाएँ।
तो कोशिश तो जमात इस्लामी यही कर सकती है, एक पार्टी जो हमेशा ऑपोजिशन में रही है उसके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं होता। पैसे चलाने की अगर बात हो तो जाहिर है कि पैसे चलाना उनका मसला नहीं है, उन्होंने खरीदारी नहीं करनी है, उन्होंने तो इंटैक्ट रखना है अपने लोगों को। जिस पार्टी ने खरीदारी करनी है उसके पारे के जो है वो सियासी कुव्वत भी मौजूद है, सियासी कुव्वत मेरी मुराद हुकूमती इंतजामी ढांचा भी सारा मौजूद है। तो हाथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऊपर है, लेकिन बहरहाल जमात इस्लामी के पास इखलाकी बर्तरी भी है जिसको हम पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल ठीक बात कही आपने। इखलाकी बर्तरी तो है, बट पाकिस्तान की सियासत में इखलाकियात कोई चीज मैटर नहीं करती। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त का। बात है कि इखलाकियात की बात पाकिस्तानी सियासत में ना ज़रा एक गैर अहम सी या ज़रा अजीब सी अचंभे की बात लगती है, क्योंकि इससे पहले जिस तरह आपने भी पहले बात की कि हम देखते रहे हैं किस तरीके से हमारी पाकिस्तान में सेनेट का इलेक्शन हो या फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हो, कैसे हमारी अक्सरियत अक़लियत में बदलती रही है। और उस वक्त भी बैक पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, तो ये तो फिर छोटा सा एक मेयर का इलेक्शन है, तो कुछ भी जो है ना। और वैसे भी अपना मफाद जो होता है ना वो सबको सबसे ज़्यादा अजीज़ होता है, तो उसमें मोरालिटी तो बहुत पीछे रह जाती है। और इसमें सियासत में और मोरालिटी ये दोनों बहुत अपोजिट हैं, और अपना ज़ाती मफाद सबको अजीज़ होता है कि हमारी दिहाड़ियाँ लग जाएँ, बाकी सब लोग जाएँ भाड़ में। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और अब कुछ सियासत की बात करते हैं। और सियासत में इस वक्त जो बहुत ज़्यादा मोहब्बतें थी दो पार्टीज़ में, अब एकदम से जो है वहाँ पर तलखियाँ पैदा हो गई हैं, दूरियाँ आना शुरू हो गई हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो कि एक दूसरे को बड़ा साथ साथ चल रहे थे और मिलकर ये एक गवर्नमेंट चला रहे थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी बारी पूरी होगी, अब हमारी बारी है, हमें आने दो। और इस पर मौलाना फजल रहमान ने भी कह दिया है कि PDM जो है वो इंतखाबी निशान नहीं है, तमाम जमातें अपने अपने हल्के से अपने अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेंगी। इन दूरियों की बहुत सी वजूहात हैं। मेन वैसे तो बहुत सी रीजंस हैं, लेकिन दो मेन रीजंस तो एक तो चेयरमैन PCB के ऊपर मामला है कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो ज़का अशरफ को चेयरमैन PCB लगाना चाहते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बुनियादी वजह एक तो ये इख्तलाफ की वजह है, वो चाहते हैं कि नजम सेठी साहब को रिप्लेस करें, और शनीद ये भी है कि आसिफ जरदारी साहब ने नजम सेठी साहब से मिलने से भी इनकार कर दिया। सेठी साहब ने बड़ी कोशिश की है कि आसिफ अली जरदारी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं उनसे मिलने के बाद। और दूसरी चीज़ फिर पाकिस्तान इस्तेहकाम IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इसको लेकर ये बात सामने आ रही है कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इसकी जो बुनियाद, इसकी दाग बेल में, इस नई पार्टी की पैदाइश में, इसकी नई पार्टी की जो बुनियाद में जो पीछे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है ना वो कहीं ना कहीं कार फरमाए, क्योंकि फैसिलिटेट करने के लिए पार्टी बनाई गई है। क्योंकि उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जो टारगेट पंजाब में साउथ पंजाब जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैप्चर करना चाह रही थी, सेम उसी डोमेन में ये जहांगीर तरीन साहब वहाँ पर और बहुत से ऐसे लोग जो कि जहांगीर तरीन पार्टी के साथ थे जब PTI के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना था और PTI हुकूमत से ये लोग अलहदा हो गए थे। ये फॉरवर्ड ब्लॉक के बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते में थे, बहुत से लोग शहबाज शरीफ के साथ राब्ते में थे, बहुत से लोग नवाज शरीफ के साथ डायरेक्ट इंटरलिंक थे। और अभी जो खबरें हैं कि जहांगीर खान तरीन जो कि पैट्रियट इन चीफ हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, वो लंदन चले गए हैं और लंदन में वो पे उनकी कोई बड़ी मुलाकात नहीं वो गए तो वैसे अपने रूटीन चेकअप के लिए, सारे रूटीन चेकअप के लिए ही जाते हैं, उसके बाद लगे हाथ काफी ज्यादा चीजें। शनीद ये है कि उनकी वहाँ पर मुलाकात भी अहम सियासी लोगों से मुलाकात भी मुतवक्के हैं। सियासी लोग में नवाज शरीफ ही हैं, सियासी लोगों में नवाज शरीफ साहब। अच्छा, इस इख्तलाफात के हवाले से कुछ बयानात भी सामने आए हैं। सबसे पहले तो मुराद अली शाह साहब जो कि CM सिंध हैं, वो क्या कहते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो ये कह रहे हैं आंखें होनी चाहिए कि सिंध पहला सूबा है जिसने वो डेल्टा ब्लू 1 और डेल्टा कार्बन 1 डेल्टा कार्बन 2 कार्बन क्रेडिट्स लिए हैं कि हमने तो माहौल को बेहतर करने की जो सर्टिफिकेशन है वो दुनिया ने दी है। इस वजह से हम अभी तक $14 मिलियन कार्बन क्रेडिट्स के अर्न कर चुके हैं। हमारा वो प्रोजेक्ट चल रहा है और इन ईयर्स टू कम एक तो हम माहौल की बेहतरी भी करेंगे और उसके साथ साथ हम जो मुल्क माहौल ख़राब कर रहे हैं उनसे पैसे भी वसूल करेंगे। तो जनाब ये थे मुराद अली शाह और मौलाना फजल रहमान। वो अब जो है मुझे लगता है इन सबसे फेड अप दिखाई दे रहे हैं, हालांकि है तो PDM के सदर। वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए।
इलेक्शन तो आपने जैसे खुद कहा जल्द या बदेर हो तो होंगी, क्योंकि आइन का तकाजा है और आइन के तकाजे के मुताबिक मुल्क में इलेक्शन तो होंगे। तो इस हवाले से तो कोई इबहाम मौजूद नहीं है। और अगर इलेक्शन ताखीर से होते हैं, जो हमारा आइनी मुद्दत है उससे आगे बढ़ता है, तो वो फैसला पार्लियामेंट ने करना है, न किसी पार्टी ने करना है, न किसी शख्सियत ने करना है, पार्लियामेंट ने वो फैसला करना है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो जरदारी साहब का जो 2 हफ्ते का दुबई में क़याम है, ये भी ख़ासे शकूक व शुबहात को जन्म दे रहा है और इसे तासुर मज़ीद तक़वियत पकड़ रहा है कि जो इख्तलाफात हैं वो अपनी नोयत तक पहुँच चुके हैं। अच्छा, इख्तलाफात हों या ना हों, जब आपने कुछ ही, अब तो चंद महीनों की बात है, जब आपने मैदान में उतरना है तो आप लोगों ने एक दूसरे के ओपोनेंट होना है ना, तो उसको ही अभी से बुनियाद बनाया जा रहा है इख्तलाफात का, ताकि इलेक्शन में तो लड़ना है आपने एक दूसरे के मुकाबले। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी और काफ लीग में सीट एडजस्टमेंट होगी, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में सीट एडजस्टमेंट होगी, बहुत सी ऐसी सीट्स हैं जिसमें नून लीग और IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट होगी। अगर इन सब ने आधी से ज़्यादा सीट एडजस्टमेंट ऐसे ही करनी है तो फिर ये इलेक्शन कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है ये भी बता दे। लेकिन मेरा ख्याल है कि पंजाब में तो नून लीग कोई मार्जिन नहीं पीपल्स पार्टी को, इस्तेकाम पाकिस्तान को मिला के, इसी वजह से तो नाराजगियाँ हैं कि इसी वजह से पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि हमें दीवार से लगाने के लिए जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क़याम जो अमल में आया है, इसका नुकसान बराह रास्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। इस वजह से ये इख्तलाफात अब सामने आ रहे हैं। अच्छा, पंजाब को वैसे भी कोई भी, एक तो कहते हैं ना पंजाब के जो दरवाजे हैं, जो तख्ते लाहौर है, फिर उसके बाद पता चलता है कि विफाक में किसकी गवर्नमेंट होगी और पंजाब पे सबसे ज़्यादा सब लोगों का फोकस्ड होता है। तो अगर नून लीग ने पंजाब को ही हाथ से जाने दिया, इसी को कुर्बान कर दिया और पीपल्स पार्टी को दे दिया, तो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी बैड मूव। और इसके लिए मरियम नवाज, इवन नवाज शरीफ, वो कभी भी रेडी नहीं होंगे कि वो पंजाब को हाथ से जाने दें या पीपल्स पार्टी को इतना फ्री हैंड दे दे कि पीपल्स पार्टी जो है यहाँ पर जो सीट्स निकालती है उससे ज़्यादा निकाल ले। दो कि पीपल्स पार्टी को इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी भी स्टिल दे आर नॉट दैट मच एक्टिव, और कोई इस तरह से हमें वो बिलावल या फिर पीपल्स पार्टी के सदर या वैसे लोग नज़र नहीं आए, इवन दो कि पीपल्स पार्टी के जो लोग थे वो बड़े इनएक्टिव से नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जरदारी साहब यहाँ पर आते भी हैं तो वो उन लोगों से मुलाकात करते हैं, जरदारी साहब जो पार्टी के रहनुमा होते हैं या दूसरी पार्टी के लोग होते हैं, लेकिन आप देखें कि कभी भी पंजाब में आसिफ जरदारी साहब आवाम से मुखातिब नहीं होते हैं, आवाम के सामने नहीं आते हैं। तो बात यही है कि पीपल्स पार्टी का इस तरह पंजाब में मौजूद नहीं है, सिवाय इसके कि साउथ पंजाब के अंदर अब वहाँ पर जहांगीर तरीन साहब ने डेरे डाल लिए हैं, तो इसी को बुनियादी इख्तलाफ की वजह जो है ना करार दिया जा रहा है। जनूबी पंजाब सूबा भी बनाना था। मैं बार बार ये बाकी लोगों को, बाकी पार्टीज़ को भी याद करवाती जाऊँ कि सबसे ज़्यादा जो साउदर्न पंजाब पे सियासत की जाती है ना कि इनका हक देने के लिए अलग सूबा बनाएंगे, लेकिन कोई जमात भी अभी तक सूबा बनाने में कामयाब हुई नहीं है, सिर्फ अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो खैर जब इलेक्शंस होंगे तभी पता चलेगा कि किस पार्टी ने क्या गेन किया है और क्या लूज किया है। आगे बढ़ते हैं। कुछ बात आपको पता है, जो हमारे मुल्क की हालात हैं, बहुत बड़ा हमारे मुल्क का नौजवान तबका ऐसा है कि जो पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रहा है, उसकी एक बुनियादी वजह अनएम्प्लॉयमेंट है। और अब ये जो एक रिपोर्ट सामने आई है, बड़ी गैलप सर्वे जो है वो सामने आया है। वैसे तो पूरे मुल्क के अंदर बेरोजगारी अपने अरूज पर है, लेकिन कराची जो है ना, कराची के हवाले से बहुत अलार्मिंग फिगर्स सामने आए हैं, जिसके मुताबिक 11.18% के तनासुब के साथ कराची बेरोजगारी में सरे फहरिस्त है। अच्छा, इसके अलावा ओवरऑल सिंध में भी 3.9% की रेशो बताई जा रही है, जिसमें से जो 15 से 29 साल है उन नौजवानों में बेरोज़गारी, और यही आपकी स्टेबिलिटी की उम्र है। व्हेन यू हैव दैट मच एनर्जी कि आप कुछ कर सकते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले, क्योंकि 30 से बाद आप में ना उतनी जान रहती है, फिर आपके अंदर वैसे ही फैमिली की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि यू कैन नॉट ऑक्यूपाई योर टाइम फॉर दैट मच, जो कि आप एक लड़कपन की उम्र में कर सकते हैं। आपके अंदर एनर्जी होती है, और अगर आप सही डोमेन में या सही लाइन में अगर आप लग जाएं और अपनी सारी एनर्जी वहाँ पर सर्व करें, तो बिफोर ये 30 आप स्टेबल होते हैं, आप इतने स्टैंड ले चुके होते हैं कि आप अपनी मुल्क की मईशत के अंदर पूरा हिस्सा, पूरा किरदार अदा करते हैं। इससे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि ये जो 15 से 30 साल तक की जो फिगर है बेरोज़गारी की,
इसमें आला तालीम याफ्ता नौजवान है। अंदाज़ा लगाएं कि वो तालिब इल्म, वो लड़का, वो नौजवान, वो स्टूडेंट जिसने अपना इतना पैसा लगाया है, अपनी तालीम पर लाखों रुपया लगाया है, लाखों रुपया खर्च करने के बाद जब डिग्री उसके हाथ में आती है और डिग्री अपने हाथ में आने के बाद जब वो देखता है कहीं उसको नौकरी नहीं मिलती है, 25,000 की नौकरी के लिए वो आप देखें ना कि 15-16 ईयर्स एजुकेशन उसका पीरियड है, इतने 15-16 साल तालीम हासिल करने के बाद जब वो मैदान में निकलता है तो ना तो उसको नौकरी मिलती है। अच्छा, नौकरी मिलती भी है तो फिर आप देखें कि 25 से 30 हज़ार की नौकरी मिलती है। उसके अलावा फिर हम देखते हैं बेशुमार आला तालीम याफ्ता है, कोई बेचारा उबर चला रहा है, मेहनत मजदूरी करने में तो आर नहीं तो है, आप ठीक कह रहे हैं, कोई यार नहीं, कोई बेचारा फुटपाथ पे कोई अखबार बेच रहा है, कोई ठेला लगा रहा है। आप देखिए मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जाएं, जब आप डाइनिंग कर रहे होते हैं तो आप किसी वेटर से अगर गुफ्तगू करें तो आपको वो ऐसे नहीं मिलता कि जो पढ़े लिखे नहीं है और किसी मजबूरी, पढ़े लिखे PhD होल्डर्स फ्रंट डेस्क जॉब करने के लिए तैयार होते हैं, जिनका काम है सिर्फ फ़ोन उठाना या कोई आता है तो उसको वेलकम करना। मतलब उनकी जो आपकी डिग्री है उसको किसी तरीके से भी यूटिलाइज वो नहीं कर रहे हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ ही प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। एक 25,000 की नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों की झूठी प्लेटें धो रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ना ये चीज़ आपके एजुकेशनल सिस्टम जो है, आपका जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है ना कि इतनी तालीम हासिल करने के बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में लाखों रुपया फीस अदा करने के बाद अगर आपको नौकरी मिलती नहीं है, नौकरी मिलती भी है तो 20,000 रुपया, 25,000 रुपया, तो ऐसे में नौजवान बेचारा बाहर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो ये वो तमाम तर खदशात हैं, खासतौर पे कराची के हवाले से बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। दुआ है कि अल्लाह इस मुल्क के हाल पर रहम फरमाए और इतना बड़ा जो हमारा तबका, हमारा नौजवान तबका जो बाहर शिफ्ट हो रहा है तो उसको देखकर पाकिस्तान का मुस्तकबिल अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन ये कोई फिगर्स जो हैं बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हैं, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हम तो दुआ करते हैं कि जो पाकिस्तान के हालात हैं बेहतर हों, हमारे हुक्मरान, हमारा जो अशराफिया है, हमारा हुक्मरान तबका है, उसको इस हवाले से सोचना चाहिए कि हमारा जो मुस्तकबिल जिसको हम कहते हैं, हम अपने हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपने मैनिफेस्टो में ये बात करती हैं कि हम यूथ को टारगेट करेंगे, यूथ हमारी 65% जो तबका है वो यूथ है, लेकिन यूथ के हवाले से अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने वो इक़दाम नहीं किए हैं जिससे यूथ को कम से कम कोई फ़ायदा हो। ट्विटर पर बस नज़र आती है उनकी नुमाइंदगी। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद नहीं, क्लोजिंग का टाइम हुआ है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।